नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। आज तारीख है 14 जुलाई 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। ओके, देखिए 14 जुलाई है, वैसे तो आज संडे है, संडे को वीडियो नहीं आता है, लेकिन कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था 13 को, इसीलिए आज कल का और आज का दोनों का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ओके, इसमें क्या क्या मुख्य टॉपिक होंगे, तो कल नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स जारी किया है। SDG इंडिया इंडेक्स को जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। इस इंडेक्स को देखेंगे हम लोग कि क्या क्या इसके प्रावधान होते हैं, किस प्रकार से नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया जाता है। उसके साथ में हम लोग और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको कवर करेंगे डिटेल में और समझने की कोशिश करेंगे पीटी और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक चीज़ मैं बता देता हूं कि पीटी का तारीख अभी 30 सितंबर ही है, तो उसी हिसाब से तैयारी कीजिएगा। आगे का बिल्कुल भी मत सोचिएगा, माइंडसेट इस प्रकार का कभी भी नहीं बनाना है कि 30 सितंबर को पीटी नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। यही सोचकर चलना है कि 30 सितंबर को ही आपका एग्जामिनेशन है और उसी दिन एग्ज़ाम देना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए हेडलाइन क्या है, तो बाईपोल हुए हैं। बाईपोल क्यों होता है? जैसे कोई संसद के सदस्य बने मुख्य चुनाव के दौरान और उनकी मृत्यु हो जाती है, या मृत्यु के अलावा भी कई कारण होते हैं, जैसे चुनाव का सीट किसी ने छोड़ दिया, जीते और उस सीट से छोड़ दिया, किसी भी कारण से अगर किसी संसद सदस्य के द्वारा चुने गए पद पर अगर पद रिक्त हो जाता है तो वहाँ पर बाईपोल करवाए जाते हैं। किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसी में कल चुनाव था तो उसमें इंडिया ब्लॉक जो है उसने 10 सीटें जीती 13 सीट में से, और बीजेपी ने कुल 2 सीटें जीती है। तो ये तो राजनीतिक न्यूज़ हो गया, यहाँ से सवाल नहीं पूछा जाएगा आपसे। सवाल जहाँ से पूछा जाएगा नीति आयोग का रिपोर्ट, उसको कवर करते हैं और भी जो बाकी न्यूज़ है उसको कवर कर लेते हैं। ओके, साथ में अगर आप 70 बीपीएससी का पीटी देने जा रहे हैं तो पीटी टेस्ट सीरीज़ को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। 17 तारीख से 17 जुलाई से फुल लेंथ टेस्ट शुरू होने वाला है। ओके, तो आप जुड़ सकते हैं। अभी तक आज जैसे टेस्ट है 14वां और 14 सेक्शनल टेस्ट हैं, और बाकी अब जितने भी होंगे वो सब के सब आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे। 15 टेस्ट है सेक्शनल और बाकी 10 टेस्ट जो है करीब में, ये है आपका फुल लेंथ। तो ज़रूर जुड़िएगा, ज़रूर ही जुड़िएगा, काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिलेगा। इस प्राइस मार्केट में सबसे कम रखा हुआ है हमने और क्वालिटी सबसे ज़्यादा अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं। सवालों का स्तर उसी प्रकार का है, पैटर्न वही का वही है जो बीपीएससी फॉलो कर रही है, जिसमें वन लाइनर्स की संख्या अधिक रहती है और स्टेटमेंट वाले सवाल भी रहते हैं। उसी प्रकार के सवाल हैं सभी के सभी सब्जेक्ट वाले। पहले के भी वीडियो और आपको एक्सप्लेनेशन PDF टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा। आप मुझे मैसेज कीजिएगा टेलीग्राम पर, मैं आपको ऐड कर दूंगा। ओके, चलिए देखिए क्या है आज का मुख्य टॉपिक। आपका टॉपिक है आपका कि SDG इंडिया इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा 23-24 का इंडेक्स जारी कर दिया गया है। लेकिन सबसे मूल चीज़ जो समझने की है, कई सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं कि एग्ज़ाम जो है वो 30 तारीख को होगा कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है आप थोड़ा सा मेंस का उत्तर लेखन वगैरह कर सकते हैं। बाकी नोटिफिकेशन आने में तो देरी हो चुकी है ऑलरेडी, और भी देर होगा ही होगा। आरक्षण के कारण इशू फंस रहा है, तो अभी तो मान कर चल रहे 30 सितंबर को ही होगा। अगर आगे बढ़ता है तो कोई बात नहीं। तो जब तक नोटिफिकेशन आता है, जिनका उत्तर लेखन कमज़ोर है कृपया करके आंसर राइटिंग थोड़ा बहुत कर लें, ताकि मेंस के लिए कम समय जब मिले तो आप खुद को तैयार कर सकें। देखिए इंडेक्स क्या है, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 से 2030 तक के लिए UN के द्वारा अपनाया गया, UNDP के द्वारा अपनाया गया ये एक शानदार सा प्रोग्राम है, जिसमें वर्तमान की पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए जो भविष्य की पीढ़ी होगी उसके लिए प्राकृतिक संसाधनों का संचय करना है, प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है। सस्टेनेबल का मतलब होता है बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हुए अपना विकास भी करना। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, महिलाओं का कल्याण, ये सब कुछ 17 इसमें गोल, और 17 दहें 170 - 1 169 इसके उप गोल डिसाइड किए गए थे गोल, और उसके अंदर सब जो गोल होता है छोटे छोटे वो 169 है करीब में। इसी के आधार पर नीति आयोग ने क्या किया, नीति आयोग ने किया कि क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा किया जाए, राज्यों का स्तर पर प्रतिस्पर्धा किया जाए, प्रतिस्पर्धी संघ, अब यहाँ पर बात आ जाएगा थोड़ा सा बियॉन्ड द इंडेक्स, प्रतिस्पर्धी संघ। प्रतिस्पर्धी संघ का मतलब होता है कि भाई कम्पिटिटिव फेडरलिज्म के जो आयाम हैं उसमें है कि राज्यों के मध्य में क्या किया जाए, तो एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए।
जिस प्रतिस्पर्धा में वो एक दूसरे को कम्पीट करें, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, सही चीज़ों को लेकर प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। तो उसी के तहत नीति आयोग ने एसडीजी का कॉन्सेप्ट लाया। नीति आयोग की ओर से जारी टिकाऊ विकास सूचकांक एसडीजी इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड केरल ने शीर्ष प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया है। पहले रैंक पर कौन कौन आ गया? केरल आ गया आपका, जो हमेशा ही रहता है, और उत्तर के राज्यों में उत्तराखंड आ गया है। पिछली बार हिमाचल प्रदेश था, हिमाचल प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार उत्तराखंड टॉप कर गया है इसमें। ओके, इस सूचकांक में बिहार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है। ये भी रैंक हमारा स्थिर ही है, चाहे वो गरीबी का रैंक हो, किसी भी चीज़ का रैंक निकाल लीजिए, नीचे अपना स्थान हमने फिक्स करके रखा हुआ है। हम भटकने वाले लोग नहीं हैं, हम एक विचारधारा के साथ चलते हैं कि हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें बस सरकारें बदलती रहनी है, हमें बस अलग अलग चीज़ों पर हो हल्ला करते रहना है, बाकी सभी प्रदर्शन में हम सबसे नीचे ही रहने का प्रतिज्ञा करके बैठे हुए हैं। यह सूचकांक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मानकों पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन करता है। इसमें 17 टिकाऊ विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनकी कार्यक्षमता को मापा जाता है। ये इंडेक्स जो है इसमें मापा जाता है। देखिए, इस इंडेक्स में प्रतिस्पर्धा ऊपर के पदों के लिए है, नीचे के पद पर तो हम हमेशा से बैठे हुए ही हैं, वो पद हम छोड़ेंगे ही नहीं जब तक है जान, है ना। नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स 23-24 के मुताबिक भारत का समग्र एसडीजी अंक वित्त वर्ष 23-24 में बढ़कर 71 हो गया। अब यहीं से आपसे सवाल पूछा जाएगा, ये आपका क्वेश्चन हो गया पीटी का, कि भारत का समग्र स्कोर नीति आयोग के रैंक में कितना हो गया है, तो 71 तक हमारा स्कोर पहुंच गया है। वहीं 2021 में 66 था, और कई सारे मानकों पर हमने अच्छा प्रदर्शन भी किया है। उत्तराखंड और केरल टॉप पर, इन मानकों पर उत्तराखंड और केरल 79 अंकों के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य बनकर उभरे हैं। इसके पश्चात तमिलनाडु का इसलिए नाम आपको ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए और इससे हमें सीखना चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु की पॉपुलेशन भी कोई कम नहीं है बंधुओं। इस राज्य की आबादी भी अच्छी खासी है, स्टेट का एरिया भी बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। विषम परिस्थिति भी इसके साथ जुड़ी हुई है, पर्यावरण का ढेर सारा नुकसान भी इसको पहुंचता है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। केरल के पास तो आबादी कम है, संपदा ज़्यादा है, लेकिन अपने इसके पास में आबादी भी बहुत ज़्यादा है, संपदा भी है थोड़ा बहुत, प्राकृतिक आपदाएँ भी हैं, चिंता भी है, गरीबी भी था, और भी कई सारे फैक्टर हैं, जातिगत फैक्टर भी हैं, सब कुछ इसके साथ है। गोवा 77, दूसरी तरफ बिहार 57 के साथ सबसे नीचे हैं हम। उसके पश्चात अपना भाई बंधु झारखंड को भी लेकर बैठे हैं। उसके पश्चात से नागालैंड 63 इस वर्ष के सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य बने हैं। कांग्रेचुलेसन। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली शीर्ष 5 में शामिल किए गए हैं। ओके, प्रमुख बिंदु क्या है? नीति आयोग ने डेटा संचालित मूल्यांकन के माध्यम से एसडीजी के संबंध में देश की प्रगति निगरानी के लिए उसे प्राप्त करने में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए बीच प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ाने को लेकर 2018 में अपना सूचकांक लॉन्च किया था। एसडीजी को 2015 से 2030 तक के लिए यूएनडीपी ने लागू किया है। हमने इसको 2018 में शुरू किया था। राज्यों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धी संघवाद, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है ना। नीति आयोग के पास देश में एसडीजी को अपनाने, उनकी निगरानी करने तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बीच में प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने का दोहरा अधिकार इसमें मिलता है। यह सूचकांक 2030 के तहत वैश्विक लक्ष्यों की व्यापक प्रकृति के अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि यह राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जुड़ा हुआ भी है। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सतत विकास हेतु एजेंडा 2030 को अपनाया। यह 17 एसडीजी सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को पूरा करने, कुछ अधिक दबाव वाली चुनौतियों से निपटने के लिए साहसिक प्रतिबद्धता को दिखाता है। क्रियाविधि क्या है? अब यहाँ से आपसे सवाल पूछा जाएगा, और जो करंट का अभी का मैंने स्कोर बताया वहाँ से सवाल पूछा जाएगा। ये 2 जगह हैं जहाँ से आपके सवालों की संख्या अधिक होगी, ध्यान से देख लीजिएगा इसको। ये स्कोर 0 से 100 के बीच में होते हैं। 16 एसडीजी पर लक्ष्यवार स्कोर की गणना करता है, कितना? तो 16। 0 से 100 के बीच में होते हैं। यदि कोई केंद्र शासित ये राज्य या प्रदेश 100 का स्कोर प्राप्त करता है तो यह दर्शाता है कि उसने 2030 के अनुसार लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। किसी राज्य या संघराज्य क्षेत्र का स्कोर जितना अधिक होगा, लक्ष्य की प्राप्ति की दूरी उतनी ही अधिक होगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके एसडीजी इंडिया स्कोर के आधार पर 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे राज्य जो एस्पिरेंट हैं, 0 से 49 वाले में एस्पिरेंट आते हैं। परफॉर्मर में हैं हम, 50 से 64 में हम बिहार इस बार आ गया है, 50 से 64 में आ गया है।
फ्रंट रनर में हो गया 65 से 99, 65 से 99 हो गया फ्रंट रनर। इसमें उत्तराखंड, केरल, उसके पश्चात जो अभी तमिलनाडु, ये सब राज्य हो गए। अचीवर को रैंक मिलता है 100, ये याद रखना है, ये हनुमान चालीसा नहीं है, हनुमान चालीसा भी याद रखना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए रोज़। और ये भी देखिए, याद रखिएगा, एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर 4 कैटेगरी में बांटा गया है इसको। राज्यों के स्कोर को 4 कैटेगरी में बांटा जाता है। हम किस पर हैं अभी, यही पूछ लेगा आपसे। तो हम अभी हैं परफॉर्मर, 50 से 64 के बीच में, क्योंकि हमारी अंक कितने हैं यहाँ पर, कितना है, हम पास भी हो पाए कि नहीं, जैसे तैसे लटक कर पास हो गए। 57 नंबर आया है हमारा, 57 मार्क्स है, और नीचे से दूसरे पर हैं हम। अब एस्पिरेंट में होते तो क्या ही कहना, हम परफॉर्मर में हैं, परफॉर्मर में 57 मार्क्स हैं। तो ये ज़रा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला देखिए क्या है। अगला है आपका कि पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये नाम है इनका, माओवादी, नेपाली माओवादी पार्टी के रहे हैं। प्रचंड काफ़ी प्रचलित नेता रहे हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया कहाँ पर, तो नेपाल में। और नेपाल पीएम प्रचंड लूज कॉन्फिडेंस वोट, ओली सेट टू टेक चार्ज। और केपी शर्मा ओली नाम है उनका, और ये अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं नेपाल के। और 63 वोट जो हैं वो इनके फेवर में पड़े 194 लोगों में से, तो इसलिए कॉन्फिडेंस मोशन हार गए हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के बड़े नेता माने जाते हैं। और जो अभी वहाँ के दूसरे बड़े नेता थे वो अपना पदभार संभालेंगे। केपी शर्मा ओली जो हैं वो अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ओके। और जो केपी शर्मा ओली हैं वो किस पार्टी से हैं, तो वो देखिए यूएमएल पार्टी से हैं। यूएमएल का फुल फॉर्म क्या है, यूएमएल का फुल फॉर्म देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेपाली यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। हमेशा से ही नेपाल में मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट विचारधाराओं का प्रभाव रहा है बहुत ज़्यादा। वो नेपाली कांग्रेस के साथ में, वहाँ की कांग्रेस जो है ये मॉडरेट विचारधारा को फॉलो करती है, बाकी लेफ्ट विंग वहाँ पर ज़्यादा सक्रिय है। तो यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी जो है, जो केपी शर्मा ओली का है, वो नेपाली कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं और सरकार बना सकते हैं। हमारे पड़ोस का है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक जो है बड़ा ही रोचक सा टॉपिक है। एक विभाग है, देखिए क्या बोला गया उसको, वॉच डॉग सर्ट इन। ये सर्ट इन क्या है भाई, सर्ट इन ये एक विभाग है जो बड़ा ही शानदार सा काम करती है। और इस विभाग अभी वर्तमान में आईटी मिनिस्ट्री के तहत में है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के तहत में है। लेकिन 2 मिनिस्ट्री लड़ रहे हैं, होम मिनिस्ट्री और आईटी मिनिस्ट्री आपस में लड़ रहे हैं कि ये विभाग मेरा होगा तो मेरा होगा, इसी को लेकर लड़ाई चल रही। सर्ट इन मेरा है तो मेरा है। तार्किक तरीके से देखें तो सर्ट इन का काम है देश को साइबर सिक्योरिटी से सुरक्षित करना, देश को साइबर हमलों से सुरक्षित करना, देश में साइबर को लेकर जागरूकता पैदा करना। और रक्षा सुरक्षा का जो देश के अंदर काम होता है, भले कोई भी आयाम हो, वो होम मिनिस्ट्री का काम होता है। चाहे वो आईबी हो, चाहे वो एनएसजी हो, चाहे सेंट्रल पुलिस फोर्स हो, ये सब के सब किसके तहत काम करते बंधुओं, तो ये सब के सब काम करते हैं होम मिनिस्ट्री के तहत, गृह मंत्रालय के तहत में। लेकिन सर्ट इन आजकल के दौर में साइबर का हमला बहुत ज़्यादा होता है, तो सर्ट इन जो है इसका काम क्या है, तो देश को साइबर हमलों से सुरक्षित करना। वर्तमान में ये आईटी मिनिस्ट्री के तहत में है, लेकिन अब होम मिनिस्ट्री है वो इसको अपने अंतर्गत ले लेगी कुछ दिनों में, क्योंकि होम मिनिस्टर अमित शाह हैं गुरु, उनके सामने किसी की कैसे चल सकती है। भारतीय जनता पार्टी में रहकर अमित शाह जी से बैर, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। होम मिनिस्टर, और तार्किक भी यही है कि होम मिनिस्ट्री के तहत ही सर्ट इन को लाया जाएगा। तो इसको भी ज़रा हम लोग देखेंगे कि भाई सर्ट इन क्या है, क्यों इसकी इतनी ज़्यादा महत्व है, इसका फुल फॉर्म क्या है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, सर्ट इन, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इसका नाम है। देश में साइबर से जुड़े हुए अगर कोई हमला होता है तो पहला जो होता है वो यही होता है जो रिस्पांस करता है। और एक चीज़ हम देखेंगे कि सर्ट इन जो है ये सूचना का अधिकार के तहत में नहीं आता है, ये सूचना का अधिकार के तहत में नहीं आता है, यानी कि इसका शानदार सा काम है और इसको गोपनीय भी रखा जाता है। इसके काम करने की प्रणाली को किस प्रकार से काम करती है, क्या काम कर रही है, ये भी चीज़ है। एक कंसर्न ये भी लोग जाहिर कर रहे हैं कि सर्ट इन को उपयोग गृह मंत्रालय जो है वो अपने प्रतिद्वंदियों को, राजनीतिक पार्टियों को टारगेट करने के लिए कर सकती है। तो वो तो पहले से भी कर सकती है, उसके पास कोई विंग की कमी है क्या, कोई टेक्नोलॉजी की कमी है क्या मंत्रालय के पास, नहीं ना। तो ये सब कहने की बातें होती हैं। सर्ट इन के बारे में ज़रा हम लोग देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए क्या है। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एक बड़ा ही रोचक सा टॉपिक है।
क्या हुआ कि एक स्कूल है, क्या बोला जाता है उसको कहा जाता है एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल होता है। केंद्र सरकार का है प्रावधान और इसको बहुत ही अच्छा माना जाता है गुरु, EMRS इसको कहा जाता है। ओके, इस स्कूल में जो भर्ती हुई है वो सेंट्रलाइज भर्ती हुई है और उस भर्ती के तहत में जो इसमें वैकेंसी आई थी उसमें काफ़ी बड़े संख्या में ऐसे टीचरों को डाला गया है जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं। और एकलव्य मॉडल स्कूल जो है मुख्य रूप से जनजातीय लोगों के लिए है। टीचरों को लगा तो दिया गया, इसमें आवासीय भी है, रेसिडेंशियल स्कूल है, लेकिन अब टीचर्स जो हैं भारी संख्या में ट्रांसफ़र का बाढ़ जैसा आ गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिक्वेस्ट आ रहा है ट्रांसफ़र करने का, इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा है ट्रांसफ़र करने का कि सेंट्रल गवर्नमेंट परेशान हो गई है। क्यों भाई? जनजातीय लोगों को, जो ट्राइबल्स हैं हमारे देश को, उनको हिंदी भाषी टीचर जो हैं, जो हिंदी प्रदेश के रहने वाले हैं, ये इनके भाषा, संस्कृति, खान पान, कल्चर, इनसे ये कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। इसमें कोई चिंता की चीज़ नहीं है, अगर आप प्रैक्टिकली लेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि क्या इशू है यहाँ पर। इसलिए दोनों को प्रॉब्लम हो रही है, शिक्षकों को भी प्रॉब्लम हो रही है और विद्यार्थियों को तो प्रॉब्लम हो ही रही होगी। क्या प्रॉब्लम हो रही है विद्यार्थियों को कि टीचर उनको वो चीज़ डिलीवर नहीं कर पाते होंगे उनकी भाषा में जो वो बचपन से सीखते आ रहे हैं। तो ये कहाँ पर मिस्टेक हुआ इसमें? तो जो भर्ती प्रक्रिया निकाली गई और जो टीचरों को एलोकेट किया गया, उस समय इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा गया कि किस शिक्षक का क्या बैकग्राउंड है और उसको कहाँ पर लगाया जाए। जैसे बिहार में अभी TRE का फॉर्म निकला, यूपी के कई सारे टीचर आए, उनमें से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा बहुत रहने वहने की दिक्कत हो सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। भाषा, खान पान, रहन सहन सब कुछ सेम ही है, कुछ भी अलग नहीं है। वहीं बिहार यूपी के टीचर को ले जाकर आप छत्तीसगढ़ के किसी एकलव्य स्कूल में डाल दोगे और वहाँ पर उनको जनजातीय के बच्चों से डील करना पड़ेगा, तो दोनों के लिए मुश्किल हो जाएगा। आप पहले इशू को समझिएगा, तब जाकर आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है। और इसीलिए इस न्यूज़ का हेडिंग देखिए क्या है कि सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट फॉर ट्राइबल रेसिडेंशियल स्कूल लीड्स टू लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर। इसीलिए कई बार क्षेत्रीय आधार पर चीज़ों को बढ़ावा देना बेहद आवश्यक होता है, न कि एक देश एक टीचर प्रणाली। ऐसा नहीं होता है। तार्किक ढंग से सोचेंगे तो बच्चे जितनी अच्छी तरीके से अपनी भाषा में सीखेंगे उतनी अच्छी तरीके से कोई और भाषा में नहीं सीख पाएंगे। कुछ बेहद शानदार अगर ट्राइबल टीचर या जिनको भेजा गया उनको रोबस्ट तरीके से ट्रेनिंग देनी चाहिए थी कि आप किस प्रकार से डील करोगे, उनको भाषा सिखाई जानी चाहिए थी, उनके ट्राइबल के बारे में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए थी, तब जाकर उनको भेजना चाहिए था वहाँ पर। तो ये कुछ दिक्कतें आ रही है, आने वाले समय में इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल हम लोग किसको समझते हैं तो हम लोग EMRS को समझेंगे कि क्या ये स्कूल है, कब इसको शुरू किया गया, किस प्रकार से इसका कार्यक्रम होता है। देखिए एकलव्य मॉडल स्कूल के बारे में EMRS पूरे भारत में भारतीय जनजाति ST अनुसूचित जनजाति के लिए मॉडल आवासीय विद्यालय बनाने की योजना है। इसकी शुरुआत 1997-98 में हुआ था। ये भी ध्यान में रखना है आपको, 1997-98 आप में से कई सारे लोग का बर्थडे होगा इस ईयर में। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा सिंधे, नासिक में एकलव्य मॉडल आवासीय के आसपास के आदिवासी, ये तो वहाँ पर किया गया था, तब का न्यूज़ है। EMRS में CBSE पाठ्यक्रम का अनुसरण किया जाता है। ये आपका सवाल पूछा जाएगा कि सरकार ने इसको स्टेट बोर्ड के हवाले कर रखा है। नहीं, जो सेंट्रल का अपना बोर्ड है, CBSE भारत सरकार का बोर्ड है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन, उसके तहत में इसको किया हुआ है। न केवल शैक्षणिक शिक्षा बल्कि आदिवासी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास पर जोर देते हुए आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय विकसित किए जा रहे हैं। ठीक है, सर्वांगीण विकास मतलब कि एजुकेशन के अलावा और भी जो कल्चरल विकास होता है उनका, उसमें भी उनको पार्टिसिपेट करवाना है। देश भर में 384 कार्यात्मक स्कूल हैं जो नवोदय विद्यालय की तरह ही स्थापित हैं। ये खेल, कौशल विकास और प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा स्थानीय कला, संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष अत्याधुनिक सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कवरेज 2010 के मौजूदा EMRS दिशा निर्देश के अनुसार देश क्षेत्र में 50% SC,
एसटी आबादी वाले प्रत्येक एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी एकीकृत जनजातीय विकास योजना में कम से कम एक ईएमआरएस स्थापित किया जाना। क्या मतलब है इसका, मैं कोई पढ़ता चला जाऊँगा, आप समझेंगे नहीं। ऐसे एरिया जहाँ पर 50% आबादी, ऐसे छोटे छोटे एरिया जहाँ पर 50% आबादी एसटी की हो, वहाँ पर इसको स्थापित किया जाता। अब दरभंगा जिला में तो नहीं स्थापित करेंगे, यहाँ एसटी की आबादी है ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। तो जहाँ पर भी एसटी की आबादी होगी वहीं पर इस स्कूल को स्थापित किया जा रहा है। बजट 18-19 के अनुसार 50% से अधिक एसटी आबादी और कम से कम 20,000 आदिवासी आबादी वाले प्रत्येक ब्लॉक में वर्ष 2022 तक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय हो। बजट जो 2018-19 में लाया गया था उसमें ये बोला गया था कि जहाँ पर 50% से अधिक आबादी है या 20,000 कम से कम आबादी हो एसटी वर्ग की, वहाँ पर एकलव्य विद्यालय बना दिया गया है 2022 तक। केंद्र सरकार ऐसा कह रही है। ईएमआरएस का उद्देश्य क्या है? प्रत्येक ईएमआरएस में नामांकित सभी छात्रों का व्यापक शारीरिक मानसिक विकास हो। छात्रों को स्कूल से अपने घर अपने गांव में अंत में एक बड़े संदर्भ में परिवर्तन करने सशक्त बनाने का प्रयास करना है। और जो आपको मैंने ये प्रावधान बताया ना 20,000 वाला, कब शुरू किया गया, कितने कार्यरत स्कूल हैं, क्या सरकार का मॉडल है, वो ज़रा ध्यान में रखिएगा। कक्षा 11, 12 तथा कक्षा 6 से 10 तक के छात्रों को उपलब्ध कराई जाने वाली शैक्षणिक सहायता पर अलग अलग ध्यान देना ताकि उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। वार्षिक व्यय का समर्थन इस तरह से करना कि कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक प्रदान करना, सब कुछ का ध्यान इसमें रखा जाएगा। एकलव्य मॉडल स्कूल यही है, इसके बारे में ध्यान में रखिएगा। अगला जो टॉपिक था वो था कि मोदी सरकार का सबसे बड़ा फैसला है, बोला जा रहा है कि सबसे बड़ा फैसला, लेकिन जो भी है आप बस न्यूज़ को सुन लीजिए कि मोदी सरकार का बड़ा फैसला 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया। इस दिन लगी थी इमरजेंसी। 25 जून 1975 को इमरजेंसी घोषित किया गया था। 25 जून 75 से 21 मार्च 1977 तक, कब तक? 21 मार्च 1977 तक 21 महीना करीब में इमरजेंसी रहा था। 21 महीना करीब में इमरजेंसी रहा था। तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा, इमरजेंसी घोषित किया गया था। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की जो अभी सरकार है वर्तमान में, एनडीए की जो सरकार है, अब तो भारतीय जनता पार्टी को संपूर्ण रूप से बहुमत नहीं मिला, तो एनडीए की जो सरकार है उसने घोषित किया 25 जून को संविधान हत्या दिवस। अब जरा इसका राजनीतिक बैकग्राउंड समझ लीजिए। इस बार जो चुनाव हुआ है उसमें इंडिया जो गठबंधन है उसने भारत सरकार वर्तमान में जो मोदी सरकार उसके ऊपर में संविधान को ख़त्म करने का आरोप लगाया था। तो उसी का काउंटर करते हुए भारतीय जनता पार्टी की जो अभी वर्तमान में सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, उसने घोषित कर दिया है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। और वाकई अगर इमरजेंसी को देखेंगे तो वाकई वो संविधान की हत्या ही था और कुछ नहीं था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या। नेक्स्ट टॉपिक CERT-IN को जरा समझ लेते हैं। CERT-IN एक नोडल एजेंसी है जिसका कार्य हैकिंग, फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटना है। यह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संचालित होता है। होम मिनिस्ट्री मांग रही कि इसको हमें दे दो, हमारे तत्वाधान में काम करेगा। CERT-IN जनवरी 2004 से कार्यरत है। कब इसको बनाया गया था? जनवरी 2004 ईस्वी में इसको बना लिया गया था। CERT-IN के कार्य सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम 2008 के अनुसार CERT-IN को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। साइबर घटनाओं पर सूचना का संग्रह, विश्लेषण, प्रसार, साइबर सुरक्षा घटनाओं का पूर्वानुमान और अलर्ट जारी करना, साइबर सुरक्षा घटनाओं से निपटने हेतु आपातकालीन उपाय बताना, साइबर घटना प्रतिक्रिया गतिविधि का समन्वय करना, सूचना सुरक्षा प्रथाओं, प्रक्रिया, रोकथाम, सब कुछ यही करता है इससे संबंधित चीज़ों में। साइबर सुरक्षा से संबंधित ऐसे अन्य कार्य जो निर्धारित किए जा सकते हैं सब इसी के तत्वाधान में किया जाता है। भारत के लिए महत्व, CERT-IN भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश के महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना, डिजिटल परिसंपत्तियों को साइबर हमलों से बचाने में सहायता करता है। यह देश के विभिन्न क्षेत्र जैसे सरकार, रक्षा, बैंकिंग, दूरसंचार आदि के साइबर लचीलापन और तत्परता को बढ़ाने में भी सहायता करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास में भी योगदान देता है ये साइबर सुरक्षित देश को बनाकर। तो CERT-IN के बारे में छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। अगला देख लीजिए, इसका नाम है स्क्वालुस हीमा। ये क्या है? तो ये एक डॉग फिश है, एक फिश है जो केरल के तट के पास मिला है। तो ये पूछा जा सकता है हाल ही में इस नाम का चर्चा में रहा, क्या है? तो ये फिश है जिसको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ढूंढा है। ओके, न्यूज़पेपर में था इसीलिए मैंने इसको डाल दिया इसमें। इसका नाम ध्यान में रखिएगा, स्क्वालुस हीमा। अब इसका उच्चारण कुछ और भी हो सकता है, ये आप पढ़ सकते हैं इसको, जो भी इसका उच्चारण होगा। तो इसके बारे में ध्यान में रखिएगा। न्यूज़पेपर डिस्कशन में इतना ही है आज का, और जो मंडे का न्यूज़पेपर डिस्कशन होगा उसमें और भी कई सारे न्यूज़ को मैं कवर कर दूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी का न्यूज़पेपर डिस्कशन देखने के लिए। ओके, आप चाहें तो 71 BPSC आंसर राइटिंग से भी जुड़ सकते हैं या 70 आंसर राइटिंग से जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।